क्यों है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आम इंतखाबात क्या हुए कि पाकिस्तान के अंदर हर तरफ एक भौचाल सा आया हुआ है। अब तो जो सिंध के अंदर GDA के सरबराह है पीर साहब पगाड़ा, उन्होंने तो मार्शल लॉ और एमरजेंसी और फिर उस एमरजेंसी मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के हवाले से बड़ी सी बात कर दी है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों धांधली का शोर मचा रहे हैं और ये भी अजीब सी बात लग रही है कि मौलाना फजलुर रहमान जिन उम्मीदवारों से हारे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और वो उनके साथ ही वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहते हैं कि वो अपोजिशन में बैठ जाएं। वो क्या अलार्म बेल्स जो हैं वो बजा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है अचानक जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जो एलाइज हैं जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के घर के ऊपर जो इजलास किया था, उसके बाद ये फार्मूला तय हुआ था कि हुकूमत साजी के लिए दो कमेटीज़ जो हैं PMLN की और मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, ये आपस में जो है वो मामला तय करेंगी। उसका इजलास भी आज नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो मामला चल रहे हैं और वहाँ पर साबिक जज मुजाहिर नकवी के ख़िलाफ़ एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। और तीसरी जो बड़ी अहम खबर है जिसके लिए मैंने दावत दी है अपने साथी कोलीग एजाज़ सैयद साहब को, वो एजाज़ सैयद साहब ने अपने एक व्लॉग के अंदर दी है और वो ये है कि सऊदी इंटेलिजेंस का एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। दूसरी जो सूरत हाल है मीडिया के महाज के ऊपर, सहाफ़ियों के में भी आपस में एक जंग जो है वो जारी है। वो बड़ी दिलचस्प मामलात हैं। तो एक ऊपर से नीचे तक जो है वो एक भौचाल सा है पाकिस्तान के अंदर और कुछ लोग मशवरा ये दे रहे हैं कि फ़िलहाल इस सारी सूरत हाल को देखा जाए खामोशी से और पॉपकॉर्न्स जो हैं वो खाते रहें, देखें कि क्या निकलता है इस कैट से, इस थैले से क्या बिल्ली जो है वो बाहर आती। तो एजाज़ सैयद बहुत सारे जो वाक़यात हैं उनके अमीन हैं, इन्होंने कवर किया है। बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान के हमने जो कल दावे किए, अब तो उन्होंने अपना बयान तब्दील कर लिया है। उसका क्या पस मंज़र क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो एजाज़ सैयद साहब खुश आमदीद AQS लाइव में, आपने हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत ममनून हैं। क़य्यूम भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपको देख के बहुत सारे लोगों ने जो YouTube के ऊपर प्रोग्राम शुरू किए, सबसे पहले आपने शुरू किया था, तो आपके साथ जब भी बैठता हूँ मुझे तो खुशी होती है कि आप हमारे सीनियर हैं और हम आपको देखते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। तो एजाज़ सैयद साहब पहली यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आपने खबर दी है कि सऊदी इंटेलिजेंस का एक डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, क्या है, क्यों आया है, क्या हो रहा है? ये क़य्यूम भाई सऊदी फ़ौजी और इंटेलिजेंस, मिलिट्री और इंटेलिजेंस का एक वफ़द था जो पाकिस्तान के दौरे पर था। तो इसके ऊपर आपको जिस तरह पता है, रात को मैंने एक शो भी किया, लेकिन मैं उससे एक्सटेंडेड बात करूँगा। ज़ाहिर है आपने मुझे बुलाया तो मैं कोई नई बात करूँ, लेकिन बात वही करूँगा जो एक्चुअली है। आपको पता है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का एक तो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है। फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, हमारे डिप्लोमेटिक कोर के ज़रिए हमारे सफ़ीर उधर हैं, उनके सफ़ीर यहाँ पर हैं, तो दोनों मुल्क आपस में रबते हैं। लेकिन हमारे जो ताल्लुकात हैं इनकी एक और सिक्योरिटी रिलेटेड जहत भी है और ये बड़ी अहम जहत है। सिक्योरिटी रिलेटेड जहत का अगर पस मंज़र जाएँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वो सर जंग और वो सारा सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग, वो बड़े विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल्स। मतलब ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात हैं दिफाई शोबे के अंदर, दिफाई और इंटेलिजेंस की शेयरिंग के अंदर। और जैसे कि पेंटागन के साथ GHQ और मतलब ऐसे ये इसी तरह से चलती है दुनिया, बिल्कुल ऐसी। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इनका फ़ौजी और इंटेलिजेंस का वफ़द था, फ़ौजी अफसरान और ज़ाहिर इंटेलिजेंस के नुमाइंदों का वफ़द था, जिसने पाकिस्तान में मेरी इत्तलात के मुताबिक फ़ौजी जो हमारे लोग हैं, फ़ौजी अफसरान, उनसे भी मुलाकात की है।
तो किस रैंक का था ये? आईएसआई के और जो इंटेलिजेंस हमारे सिविलियन इंटेलिजेंस है उनके टॉप के लोगों से इनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, मतलब जाहिर है कि वो डेलीगेशन भी फिर वहाँ के टॉप के लोगों का है। हाँ जी हाँ। तो उसमें जो बातचीत हुई है, एक तो बाहमी तावन के ऊपर बात हुई है कि बाहमी तावन को फ़रोग़ दिया जाए। दूसरा उस डेलीगेशन में कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो टेबल के ऊपर कागज़ों के ऊपर होती हैं, वो तो मिलिट्री टू मिलिट्री और इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस बातें होती हैं, लेकिन कुछ बातें इनफॉर्मली भी होती हैं, खाना खाते हुए, बातचीत करते हुए, और असल बातें वो भी बातें होती हैं कि व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू थिंक। एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि जो असल कन्वर्सेशन है वो खाने की टेबल पे ही होती है। ठीक है, तो वो जैसे कहा जाता है कि हर संजीदा बात मजाक में की जाती है। हाँ जी, ऐसा भी है। तो वो जो बातचीत हुई वो बड़ी अहम है। एक तो ये है कि जो सऊदी हुकाम हैं उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को ये कहा है कि पाकिस्तान का साथ वो देंगे जिस तरह माजी में वो देते रहे, और पाकिस्तानी हुकाम ज़ाहिर है वो तो जिक्र करते थे कि बड़े हम मसाइल में हैं, और सऊदी हुकाम ने कहा कि जी हमें पता है पाकिस्तान जो है ना माशी मसाइल हैं उसके। उन्होंने कहा कि जी जो क्राउन प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो इनका आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और IMF के वाले से जब इनकी आपस में जो बातचीत होती रही कि IMF आ रहा है जुलाई में, तो पता नहीं वो हमें प्रोग्राम देगा या नहीं, अप्रूवल अगली देगा या नहीं देगा, तो उसके ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा जी IMF आपके साथ हो या ना हो, वी आर विद यू। और इन्होंने कहा कि ये हम नहीं आपको कह रहे, ये मोहम्मद बिन सलमान MBS का पैगाम है। तो ये पाकिस्तान का पैगाम है, लेकिन अभी तो यहाँ पे हुकूमत साजी नहीं हुई। किस हुकूमत के लिए ये है? क्योंकि ऑफ कोर्स MBS और जो चेयरमैन PTI इमरान खान हैं उनके हवाले से घड़ी का मामले से लेकर और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, वो जिसकी वजह से क्या कहते हैं उसको, तलखी या तुर्शी जो है वो हुई थी, और जिस पे बड़ा सख्त रिएक्शन आया भी था डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी। तो उसमें तो ये अगर फ़र्ज़ करें अभी तो हुकूमत साजी हो रही है, कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है तो ये ऑफ़र तब भी बरकरार है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी। नंबर 2, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट बनती है और उसको अगर इमरान खान साहब जेल से बैठ के कंट्रोल करते हैं, या इवन अगर लेट्स परज्यूम एक सिनारियो के इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए और हुकूमत करने लग पड़े हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के सऊदी अरबिया के साथ होंगे। उसका आपको पता है कि इमरान खान साहब एक तो MBS जो हैं उनसे हम ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने सऊदी अरब जाके भी और यहाँ पे भी कैबिनेट की एक मीटिंग में जो MBS हैं उनके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो नामुनासिब थे, जो सफारती आदाब के मुनाफी थे, और वो जो इतलात थी वो MBS को पहुँच गई, जो उन्होंने ज़ाहिर बड़ा बुरा बनाया। आप देखें ना कि एक मुल्क है जो हमें पैसे देता है और हम उससे पैसे मांगने जाते हैं, हर मुश्किल वक्त में जाते हैं, और जो पैसे मांगने वाला मुल्क है उसका सरबराह छोड़ पैसे इस सारी बात को भी छोड़ दें। आपके वैसे भी कुछ तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, फिर आप दरीना आपका दोस्त है हर मुश्किल घड़ी के अंदर, मतलब वैसे भी एक जो है ना वो बहरहाल एनीवेज़ जी छोड़ें इस बात को। हम कहाँ से किसी को अखलाकियात का सबक दें, खुद समझदार लोग हैं, क्यों कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है ना। हाँ, तो अच्छा ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता, मौलाना साहब बड़े ज़ेरिक सियासतदान हैं, बड़े जानतीदा हैं। वो MRD के ज़ियाउल हक की तहरीक से शुरू हुआ इनका करियर, और जेलों में भी रहे और बहुत सारा कुछ, अपनी एक तलखी उनकी एक वो है ज़रूर है, लेकिन ये जो क्लेम हैं उनके वो फैक्चुअली आज तो उन्होंने अपना बयान तब्दील कर लिया कि वो जनरल फैज़ की जगह किसी और का नाम लेना चाहते थे, मौजूदा जनरल फैज़ का नाम लेना। हाँ तो ये मौलाना फजलुर रहमान जो बातें कर रहे हैं, मलक अहमद जो हैं वो उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। और मैं आपका व्लॉग सुना था, आप भी वही बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये जो मीटिंग हुई थी जो जनरल बाजवा के साथ पॉलिटिकल क़यादत की, वो तो ऑफ़र इमरान खान साहब की तरफ से लेके आए थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लें और हम इलेक्शन करवा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो जो मीटिंग थी मुझे अच्छी तरह याद है, 26 मार्च 2022 को हुई थी और मैंने उस मीटिंग के बारे में अपने दफ्तर को भी आगाह किया था। और आपको याद है कि हमारे हाँ उस वक्त बड़ी मीडिया पर बड़ी अभी भी पाबंदी तो है लेकिन वो नहीं है, वो तो बड़ी तबाही पाबंदी थी। वो तो भाईजान जो दौर था वो तो आपको पता है, ऐसा ही है। तो उसमें कुछ थोड़ी सी खबर चली भी थी। जियो के जो मीर शकील उर रहमान साहब हैं उनको एक मुकदमे के अंदर जेल में डाला हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। कैसी गैगिंग थी, किस तरह से ISPR को इस्तेमाल करके जो है ना वो पता नहीं क्या कुछ। एनीवे चलें। ऐसे ही। तो वो जो मामला था उसमें बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन थी, तो उसको मैंने एट दैट टाइम रिपोर्ट भी किया था। उसका पोर्शन ऑफ इट एज आई रिकॉल वो रिपोर्ट भी हुआ था। और मामला क्या था? मामला ये था कि वहाँ पे जो जनरल बाजवा हैं और नदीम अंजम जो ISI चीफ हैं, इत्तेफाक से अभी भी वो ISI चीफ है, वो ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान ऑफर लेके आए थे इनके पास, सियासी कूतों के पास, कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो जवाब में इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे और कि नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। तो एट दैट टाइम बिलावल भुट्टो ने उसके ऊपर रेजिस्टेंस की थी, बिलावल ने की थी, मौलाना ने भी कुछ बातें खालिद मक्सी साहब ने भी की थी। जी हाँ, तो मौलाना ने भी की थी और बिलावल ने भी की थी। क्यों मौलाना क्यों कर रहे थे कि मौलाना साहब हर दफ़ा आते थे इस उम्मीद के साथ कि इमरान खान साहब को गिरा देंगे। आपको याद है ना वो अक्टूबर नवंबर 2021 में भी आए थे, 2019 में भी आए थे, तो तब भी वो नाकाम हो गए थे। तो मौलाना साहब को बड़ा गुस्सा था कि इमरान खान उनके साथ तहजीब के दायरों से निकल के बात करता है, उन्हें ज़ाती जो है उनका नाम बिगाड़ता है, वो जो उनका सबका ही उन्होंने। तो मौलाना साहब को बड़ा इस बात का रंज था। तो मौलाना साहब तो राज़ी नहीं थे कि दे पीछे हटे। तो अब ज़ाहिर है मौलाना साहब की सिचुएशन कुछ हो रहा है, अब नई रियलिटीज़ है। अब रियलिटीज़ नई ये है कि मौलाना साहब उस वक्त भी इलेक्शन हार गए। मुझे तो ये बताया ना कि मौलाना साहब हारे PTI के उम्मीदवारों से, अमीन गंडापुर जो है उनसे हारे, और उसी PTI के साथ वो इत्तेहाद बना रहे हैं धांधली के खिलाफ। तो ये किसकी दूरअंदेशी है, मौलाना की या PTI की? देखिए जी, PTI जो है, PTI एक सियासी जमात तो है, उसमें मजहबी टच भी मौजूद है, लेकिन मजहबी जमात प्रॉपरली नहीं है। PTI के पास अगर मौलाना चले जाते हैं तो उनके पास एक मजहबी जमात का हथियार भी आ जाए, इस्लामिक टच आ जाए। इस्लामिक टच तो पहले भी है ना, वो इमरान खान साहब जो तस्बीह पढ़ते हैं वो इस्लामिक टच ही है ना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें PTI को इतनी उजलत नहीं है मौलाना साहब को गले लगाने की जितनी मौलाना साहब को उनको है। क्योंकि मौलाना साहब देख रहे हैं कि अगला जो वेव चल रही है उसमें तो PTI की बारी आएगी। महीने बाद आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, ठीक है जी, 4 साल बाद। तो मौलाना साहब अपना फ्यूचर नहीं बनाना चाहते, वो अपनी लेगेसी अपने बच्चे के वाले करना चाहते हैं। मौलाना साहब जिस प्लेटफॉर्म पे PDM के प्लेटफॉर्म पे थे वहाँ पर 3 बड़ी जमातें थी। एक थी मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने अपनी लेगेसी अपनी बेटी के वाले, शहबाज शरीफ थे ना? नहीं नवाज शरीफ साहब ही है ना सरबराह, तो एक रबर सरबराह फाउंडिंग फादर, ठीक है। वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को अपनी लेगेसी दे दी है, चीफ मिनिस्टर बन रही हैं वो, ठीक है। जो आसफ अली जरदारी साहब हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बेटे को देखना चाहते थे, नंबर पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी सिंध की हुकूमत तो लेगेसी में दे रहे हैं ना, जहेज में या जो भी कह लें, सिंध की हुकूमत तो है। रह गए मौलाना साहब कि उनका बेटा भी इलेक्शन नहीं जीत सका। किससे? PTI से, आज़ाद उम्मीदवारों से। आज़ाद। अब 2 बातें ना, अब 2 बातें मौलाना साहब को नजर आ रही है। एक तो ये है कि वेव है PTI की, ठीक है, और वेव PTI की है, और PTI को देखें ना, बहुत सारे, अगर वेव को कैसे कह सकते हैं, पिछले इलेक्शन 2018 के अंदर उनकी कितनी नशिस्तें थी, वो तो 140-45 के करीब टोटल हो गई थी, ठीक है, लेकिन इस मर्तबा तो वो रिजल्ट तो नहीं है अभी, तो ये कन्फाइंड है उसके ऊपर। तो वेव वाली बात मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मुझे तज्जिया करते हुए थोड़ी सी मुझे ऑड लगती है। अच्छा क्यों भाई, बात यह है कि आपको इस बात का इल्म है कि मैं इस्लामाबाद से मुल्तान तक गया हूँ, जनूबी पंजाब तक गया हूँ गाड़ी पे बाय रोड, और जगह जगह रुकता गया हूँ, और मेरा मकसद यही था
तो वेव तो उनकी अवामी तौर पे है। ये जो आप कह रहे हैं कि नंबर उनके कम हुए, देखें नंबर उनको रैली आपने नहीं करने दी, इंतखाबी निशान आपने छीन लिया, मेरा नाम ना लें, क्यों मतलब है, ठीक है, मेरा नाम ना लें यार। नहीं मैं आपका मतलब ये नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं उसके पीछे जो है हम ये ठीक है, हम ये बात करते हैं, मतलब जस्ट फॉर एन आर्गूमेंट, उसकी जिम्मेदार कौन है? एस्टेब्लिशमेंट हमारी नहीं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो करेक्टर रहा, जो उसके पॉलिटिकल मूव्स रहे, अच्छा वो बैक के ऊपर, वो 9 मई का वाकया बात आप कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो बिल्कुल वो फिर ये तो वो तो नहीं, नून लीग वाले यही कहते हैं ना कि जनाब हमने तो नहीं कहा था कि आप गड़ी आप बेचें, हमने तो नहीं कहा था कि आप लेकिन कहीं भाई ये जो 9 मई करें, हमने तो नहीं कहा था कि आप पंजाब और केपीके की असेंबलियां तोड़ें। लेकिन तो वो उनकी गलत पॉलिटिकल मूव्स भी तो थी, वो थी गलत पॉलिटिकल मूव थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि 9 मई का जो वाकया है, उसे जब 9 फरवरी की सुबह के नताइज ने दफन कर दिया। ये देखें, ये एक मेरा ख्याल है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। देखिए भाई बात ये, अब आप मुझे तो बात करने देना, आप या तो अपनी इम्पोज कर नहीं, ये अफजल मरवत साहब ये कहते हैं, मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। शेर अफजल मरवत ने ये हजूर, मैं आपको बता देता हूँ, 8 फरवरी की सुबह मैं इलेक्शन कवर कर रहा था और रात को 4 बजे मैं अपने घर गया। मैंने रात को 4 बजे लाइव किया, मैंने वहाँ पर भी ये बात की कि अब ये वो 9 मई शवी जो है ना, आप भूल जाए, अब नई सुबह है, अब नई रियलिटी है। अफजल मरवत साहब तो वो ज़रा पॉलिटिकल बात करें, मैं पॉलिटिकल बात नहीं, मैं जर्नलिस्टिकली बात कर रहा हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। नहीं, वो तो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने वो की है। तलत हुसैन का जो ट्वीट था वो भी इसी हवाले से था कि ये 9 मई को अब आपने ये कर दिया, और वो जो रेड लाइन वाला बयानिया और एंड दैट्स ऑल, वो सारी चीज़ें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक मोहतात आदमी, मैं आपकी तरह बहादुर उस तरह से नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी कोर्ट्स के अंदर हैं। जी कोई शक ही नहीं, ठीक है ना, और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर है, वहाँ पे भी हैं और उसमें भी हैं, मिलिट्री कोर्ट में भी हैं, उधर भी हैं, और उसका वो अदालत के अंदर भी चल रहा है मामला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिसाइड होना, उनका फेट बाकी है। हाँ, लेकिन टेक्निकली तो फिर ये सूरत हाल है जैसा आप कह रहे हैं। तो क्या नज़र आ रहा है मुस्तकबिल करीब में, किसकी हुकूमत बनती हुई नज़र आ रहा है? अपेरेंटली मुझे लगता है कि नून लीग की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि शायद पीटीआई नून लीग की या कोalition गवर्नमेंट? नून लीग के साथ इत्तेहाद होगा, एमक्यूएम ज़ाहिर होगी, पीपल्स पार्टी वोट डाल देगी इनको, छोटी जमातें हैं वो भी इनका साथ दे देंगी, आज़ाद उम्मीदवार वोट डालेगी, सदारत की उम्मीदवार भी होगी, हो सकता है चेयरमैन सेनेट की तरफ भी नज़रें रखे, हो सकता है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ भी नज़र रखे, पॉसिबल है। तो लेट्स सी क्या हो, लेट्स सी। मतलब कि अभी तक गेम ओपन है, गेम मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था बैरिस्टर सैफ का स्टेटमेंट के जी पीटीआई ऑपोजिशन में बैठेगी। ठीक है, उससे पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई थी, सेंटर में भी बना रहे हैं, मतलब उनका कोई पता नहीं है। अभी शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं, बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, फिर अमर अयूब क्या कहेंगे, फिर रऊफ हसन क्या कहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद चेयरमैन पीटीआई जेल से क्या बयान देंगे। सो इट्स लॉट ऑफ, जब तक के नहीं हो जाती चीज़ें उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना, ये क्लेम्स हैं उनके। तो बाइस मेरा सवाल ये है कि ये करने से दो चीज़ें, अगर आप अपोजिशन में बैठना एक्सेप्ट करते हैं या आप हुकूमत बनाने के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने वज़ीर आला के नाम नामज़द करते हैं, तो दैट मीन्स कि किसी ना किसी तरह से आप इंतखाबी नताइज तस्लीम कर रहे हैं। इंतखाबी नताइज तो देखें ना, पार्लियामेंट में 2018 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी तस्लीम कर लिए थे, फिर शोर मचाया था, फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिसके सरबराह परवेज़ खटक साहब थे, फिर वो डाई डाउन कर गया मामला, उस कमेटी का दूसरा इजलास ही नहीं हो सका, एक इजलास उसका मुनक्कद हुआ था। मामला ये है, लेकिन 2013 के हवाले से तो फिर कमेटी बनी थी, फिर एक ऑर्डिनेंस आया था। मैं तो 2018 की बात कर रहा हूँ ना, वो तो मैं उसको उस पिछले से भी लिंक कर लेते हैं ना कि 2013 के इंतखाब, धांधली के इल्जामात, मुनज़्ज़म धांधली के इल्जामात, आरओज़ का इलेक्शन और इसी तरह की बातें। देखें इसमें दो बातें, फिर उसके बाद एक कमेटी बनी, ऑर्डिनेंस आया, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के नीचे। ठीक है कि अगर गलत हुए तो माफ़ी मांगेगा अगला, लेकिन ना तो वो माफ़ी मांगी गई। एनीवेज फिर वो
जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई थी। तो अभी भी आपको लगता है कि मामला, अगर सारी जमातें कह रही हैं कि धांधली धांधली धांधली, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि ये तमाम जो एक दूसरे के साथ मिल बैठ रहे हैं मुख्तलिफुल ख्याल नज़रियात के साथ, वो पार्लियामेंट के अंदर कहें कि हाँ ये इंतखाबात जो है, पहला काम जो है वो ठीक है, मुल्क के अवाम को भी हमने जवाबदेह होना, तो क्यों ना इस हवाले से भी जो है वो कोई एक लाहा अमल मुरतब किया जाए, ताकि एक तो ना आइंदा इस तरह की प्रॉब्लम हो, दूसरा ये कि जो हुई है, जो एक्चुअल सूरत हाल है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई ऑपरेटर्स, कोई टूल, कोई बॉडी बना दी जाए। देखें, मेरे ख्याल में क्यूम भाई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, उसकी एक कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी ये है कि वो डिसरप्शन कर सकती है। वो एहतजाज की जमात है। अगर आप कहें ना कि पार्टी ऑफ प्रोटेस्ट, तो मैं कहूँगा पीटीआई। दे नो हाउ टू लॉज प्रोटेस्ट, दे नो हाउ टू लॉबी। ये भी देखें ना, प्रोटेस्ट करते हैं साथ लॉबी भी करते हैं। तो मुझे लगता ये है कि अगर तो ये सिचुएशन यही रही, आप देखें ना, इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के इंतखाबात के नताइज इन मैनी वेज उनके फेवर में आए, क्योंकि बाकी पार्टियों से तो नंबर ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी एहतजाज करें। जो इमरान खान साहब जो प्रोटेस्ट मोड है ना, उससे बाहर नहीं आए। अब मतलब फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है? फ्यूचर सिनेरियो ये हो सकता है कि इनकी पार्टी के लोग आएंगे पार्लियामेंट में और एक आध दफ़ा एहतजाज करेंगे, और फिर वो जो पुराना जनरल बाजवा साहब के दौर में फैज़ हमीद साहब एक मॉडल था ना, कि अगर वोट डलवाना है तो अपोजिशन डाल देती थी वोट। वो कैसे हो डाल देती? फ्रेंडली अपोजिशन। फ्रेंडली अपोजिशन। तो फ्रेंडली अपोजिशन इमरान खान साहब को कबूल नहीं होगी, ये याद रखें। उनको कबूल होगी ऑफेंसिव। देखें, एट द सेम टाइम इमरान खान साहब तो उधर बैठे हुए हैं, तो पार्टी इधर है, तो खान साहब क्या करेंगे? खान साहब मुमकिन है कि लीडर ऑफ द हाउस चेंज कर दें, यानी कि लीडर पार्लिमानी लीडर चेंज कर दें। लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर इंडिपेंडेंस बनाते हैं तो वो चेंज कर दें। तो ये एक पिंग पांग रहेगा। तो फिर जो भी नया लीडर ऑफ द अपोजिशन बना, अगर वो इमरान खान साहब की ख्वाहिशों के मुताबिक वो परफॉर्म ना करता रहा, वो चेंज हो जाएगा। तो वो फिर एक दौड़ होगी। चलें, वो तो देखेंगे। लेकिन पार्लिमानी सियासत में फिर जो है वो जो इमरान खान साहब के हक के अंदर मुनहरिफ अरकान के हवाले से 63A का बंदयाल साहब का जो जजमेंट है, तो वो आड़े आके खड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी हैं, सिमटनी हैं। बहुत रहता बहुत फैल गया है, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, उस हवाले से साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो एविडेंस थी, आज भी 4 एविडेंस जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, और उसमें एक सफ्तर खान साहब बिलखुसूस उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। और वो इस हवाले से है कि क्योंकि चौधरी शहबाज ने कहा था मैंने 13 करोड़ रुपए में 100 सेंट जोन पार्क जो है वो बेचा था, और वो 2 चेक 5-5 करोड़ के मिले थे और 3 करोड़ कैश मिले थे। आज जो है वो सफ्तर खान जो है उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि वो स्मार्ट सिटी जो है उसको लैंड प्रोवाइड करते थे और उनके पैसे थे, और क्योंकि उन्होंने एक जो मुज़ाहिर नकवी साहब की प्रॉपर्टी थी वो 13 करोड़ रुपए में ख़रीदी थी, उसकी अदायगी करना थी, तो लिहाजा वो जो स्मार्ट सिटी के बिहाफ पे चौधरी शहबाज को 5 करोड़ की पेमेंट हुई, वो उनके कहने के ऊपर हुई थी, क्योंकि उनका और स्मार्ट सिटी का लेन देन था। तो और फिर बाकी जो है वो भी ये उतनी ही रकम बनती है जो चौधरी शहबाज कह रहा है कि 13 करोड़ रुपए, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं। तो जनाब, उस पर ये रिकॉर्ड हो गई है, स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड हो गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसने कहा कि गो के स्टे नहीं है, हम कार्रवाई जारी रखेंगे, और ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है। और इसकी वजह यह भी है कि चीफ जस्टिस जो कि चेयरमैन है काउंसिल के, उनका ये कहना था कि क्योंकि 2 चीफ जस्टिस बाहर से आते हैं और इसलिए जो है उसको पब्लिक मनी जो है वो इस पर खर्च होती है, तो इसको जल्द अज जल्द जो है वो इसके ऊपर हम समाअत जो है मुकम्मल करना चाहते हैं। बाहर के जो लोग थे उनकी रिकॉर्ड हो गई है एविडेंस। और एक और बड़ी अहम बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो जो एक सेमिनार के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा था कि तकरीबन 100 से ज़्यादा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो शिकायत मिली थी, और फिर
वो जज साहिबान को, मुतल्लिका जज साहिबान जो हैं उनको भिजवाई गई थी कि वो उसके ऊपर अपनी राय दें कि आया ये शिकायत काबिल कबूल हैं भी या नहीं, या प्रीमा फेशी ये केस बनता है या नहीं बनता, उसके ऊपर भी जो है वो शायद राय आएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंटरनली उसको देखेगी और फिर चीफ जस्टिस का यही कहना था कि फिर हम उसके बाद देखेंगे, अगर ज़रूरी होता उसके हवाले से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की जाएगी। तो इन तमाम अपडेट्स के साथ शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।